अभी आपका जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो क्या है? कोष प्रवाह विवरण क्या है? व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो कोष प्रवाह विवरण फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है 2 तिथि को 2 तारीख को, समझ रहे हैं ना, 2 वर्षों को जो बनाया गया आपका स्थिति विवरण है, वो स्थिति विवरण के कुल योग, समझ में आ रहा है ना? कुल योग के अंतर का कारण का विवरण को क्या कहेंगे? कोष प्रवाह विवरण का। जैसे कि मान लीजिए 2020 में, ठीक है, 31 मार्च 2020 को या 31 मार्च 2019 को आपका बैलेंस शीट का जो टोटल था वो 10 लाख था, ठीक है। और 31 मार्च 2020 में 19 में था 10 लाख और 20 में हो गया 8 लाख, तो 8 लाख हो गया तो घट गया। तो 10 लाख से जो 8 लाख का जो दौड़ है उसमें कितना पैसा आया होगा, कितना पैसा गया होगा। तो ये अंतर का, दोनों में जो अंतर है ना, उस अंतर का कारण का विवरण को हम क्या कहेंगे? कोष प्रवाह विवरण कहेंगे, ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट कहेंगे। या 2020 जो है 31 मार्च का, उसमें 10 लाख था और अभी 31 मार्च 2021 आने वाला है, उसमें अगर मान लो 15 लाख हो जाएगा, तो ये 5 लाख जो बढ़ जाता है उसका अंतर क्या है? माने ये बढ़ गया 5 लाख, जो अंतर है उस अंतर का कारण क्या है? वो कारण का जो विवरण होगा उसको हम क्या कहेंगे? फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण कहेंगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? देखिए, आप लोगों को हमने जब अकाउंट पढ़ाया था तो कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा है, रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने बताया था कि 2 तिथि को या 2 वर्षों में बनाया गया स्थिति विवरण है, उसमें जो दिखाया गया रोकड़ है, कैश है, वो कैश का जो रकम है ना, वो रकम में जो अंतर पाया जाता है, अंतर के कारण का विवरण को हम क्या कहेंगे? कोष प्रवाह विवरण कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंसेज है, थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखिए, कैश बुक और कैश अकाउंट में अंतर आप लोग बता सकते हैं? कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या अंतर है? कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या अंतर है? कैश बुक और कैश अकाउंट मतलब ये हो गया रोकड़ बही या रोकड़ लेखा में क्या अंतर है। तो कैश बुक क्या प्रकार का होता है? याद है कुछ की नहीं? 4 प्रकार का होता है। सिंपल कैश बुक है, 2 कॉलम कैश बुक है, 3 कॉलम कैश बुक है, पेटी कैश बुक है। समझ में आ रहा है? और कैश अकाउंट एक ही प्रकार का होगा, वो 10 तरह का नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैश बुक जो सिंपल हो कैश बुक बनाते हैं, उसमें 5 खाना होता है। पहला डेबिट साइड में भी 5 खाना होगा, क्रेडिट साइड में भी 5 खाना होगा। डेबिट साइड में जो 5 खाना होगा उसमें पहला में डेट, दूसरा में पार्टिकुलर, तीसरा में जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? वाउचर नंबर। चौथा में हम क्या लिखते हैं? LF। और 5वां में क्या लिखते हैं? अमाउंट। जबकि हम कैश अकाउंट जब बनाते हैं तो इसमें क्या होता है? दोनों साइड डेबिट क्रेडिट साइड 4 खाना ही होता है। पहला में क्या होता है? डेट। दूसरा में क्या होता है? पार्टिकुलर। तीसरा में क्या होता है? JF। समझ में आ रहा है ना? और चौथा में क्या लिखा था? अमाउंट। तो दोनों में डिफरेंसेज है, दोनों का फॉर्मेट में भी डिफरेंसेज है। और इसी तरह अगर कोई आपसे ये पूछे कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, समझ में आ रहा है ना? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में, रोकड़ बही में या कैश अकाउंट में क्या अंतर है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता और रोकड़ लेखा, कैश अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश अकाउंट में क्या अंतर है? तो क्या बताएं? देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब आप बनाते हो तो वहाँ क्या होता है? दोनों बगल 2 खाना होता है। एक साइड रिसीट है, अमाउंट है, और फिर पेमेंट है और अमाउंट है। देखिए, रिसीट एंड पेमेंट क्या है? गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है। और रोकड़ लेखा क्या है? कैश अकाउंट क्या है? ये व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाएगा, जो संस्था लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना? देखिए, हम ज्यादा अंतर इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, उसमें तो बहुत ज्यादा आपको तो कम ही शब्द में आंसर ही देना है। तो मैं 1-2 अंतर ही बता देता हूँ आपको, वही अगर आप लिख लेते हो परीक्षा में तो उसी में आपको 2 नंबर आ जाएगा, क्योंकि बस 2 शब्द में लिखना है, आपको कम से कम शब्द में लिखना है। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? मैंने कितने टॉपिक क्लियर किया आपको? अभी दिमाग में आ रहा है? कैश अकाउंट,
और कैश बुक, रोकड़ बही और रोकड़ लेखा में क्या अंतर है। मैंने ये भी बताया रोकड़ कैश अकाउंट और प्राप्ति एवं भुगतान खाता रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या अंतर है, दोनों में भी अंतर क्रिएट किया है। मैंने ये भी अभी क्रिएट किया है। आपको अगर ये कहा जाए कि रोकड़ बही और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या अंतर है, मतलब रोकड़ प्रवाह विवरण में क्या अंतर है, समझ में आ रहा है ना। मतलब कैश अकाउंट हो और कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, उसमें क्या अंतर होगा। आपको अगर ये कहा जाए कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है वो और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या अंतर होगा, तो क्या जवाब देंगे आप। तो देखिए ये तीनों जो है लगभग जो है सालों भर को तिथि भर जो है उसमें एंट्री लेखा जोखा होता है। कौन तीनों में, रिसीट एंड पेमेंट जैसे है, जैसे जैसे आता है रोज का रोज उसको लिखा जाता है। कैश बुक में भी रोज का रोज लिखा गया, कैश अकाउंट में लिखा गया, मगर कैश फ्लो स्टेटमेंट एक निश्चित तारीख को बनाया जाता है जो वर्ष के दौरान या एक निश्चित अवधि में 15 दिन या एक सप्ताह या महीना या 3 महीना या 6 महीना या साल भर के दौरान व्यापारी या कोई भी संस्था वर्ष के दौरान क्या खरीदा है, क्या बेचा है, कितना नया कर्ज लिया है, कितना पुराना कर्ज को चुकाया है, 3 तरह का जो कैश की प्रवृत्ति है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बढ़ाए हैं तो बताए है ना 3 तरह की प्रवृत्ति में इसको बांट देते हैं, कहाँ से आया कहाँ गया को। कहाँ से आया मतलब प्राप्ति है, कहाँ गया मतलब भुगतान है। सभी प्राप्ति भुगतान को 3 प्रवृत्ति में रखे हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग। ऑपरेटिंग में जो आप वर्ष के दौरान परचेज सेल करते हैं, जो आपका एक्सपेंस है उसको मैनेज करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्लियर हो जाता है। इन्वेस्टिंग के दौरान ओनली फिक्स एसेट्स को हम लोग रखते हैं। फिक्स एसेट्स में जो परचेज और सेल है उसको देखते हैं, कितना परचेज हुआ कितना सेल हुआ। परचेज हो रहा है तो कैश जा रहा है, सेल हो रहा है तो क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। तो फिर फिनेंसिंग में क्या होता है, अगर आपका शेयर बढ़ रहा है, डिवेंचर बढ़ रहा है मतलब पैसा आ रहा है, अगर वो घट रहा है मतलब आप पेमेंट कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है। तो तीनों एक्टिविटीज का कुल योग जो होता है उसमें ओपनिंग कैश जोड़ देते हैं तो क्लोजिंग कैश आ जाता है। मैंने ये भी कहा था, तो अब यहाँ पर क्लियर है आपको जो कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या अंतर है, क्लियर है ना। अगर परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन बना दे कि रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में क्या अंतर है, समझ में आ रहा है ना। फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंसेस है, तो दोनों में अगर डिफरेंसेस की बात करें तो जहां फंड फ्लो में मैं आपको बता रहा हूं कि 2 तारीख है या 2 अवधि है या 2 वर्ष है का जो बनाया गया स्थिति विवरण है, उसमें उसका जो कुल योग है, कुल योग का जो अंतर है, कुल योग का जो रकम में अंतर है, उस अंतर के कारण का विवरण को क्या कहते हैं, कोष प्रवाह विवरण कहते हैं। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है कि वही 2 वर्ष को 2 तिथि को बनाया गया जो स्थिति विवरण है उसमें दिखाया गया जो रोकड़ है, वो रोकड़ के रकम में जो अंतर है, उस अंतर का कारण को विवरण को हम लोग क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। तो क्लियर है ये सब अंतर, आप लोग पूरा अच्छा से समझ गए हैं। देखिए जितना टॉपिक पर हमने अभी बात किया है, हमें उम्मीद है कि परीक्षा में इसमें से 2 टॉपिक तो कम से कम रहना ही रहना है, और 2 टॉपिक मतलब 2 दूना 4 नंबर, समझ में आ रहा है ना। अगली क्वेश्चन आपका क्या है, लेखांकन अनुपात क्या है भाई ना, व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो। तो देखिए जब अनुपात का बात करते हैं तो एक रिलेशन क्रिएट करता है। जैसे करंट एसेट्स आपका 4 लाख है और करंट लायबिलिटी आपका 2 लाख है, तो करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। 4 लाख बटा 2 लाख, काट दीजिए 2 दूना 4, 2 अनुपात 1 हुआ, तो ये अच्छा कहा जाता है, समझ में आ रहा है। तो एक संबंध को स्पष्ट करता है। अकाउंटिंग रेशियो क्या है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि 2 जो कोई बात है, कोई 2 वस्तु है, उसका जो संबंध है आपस का, उसको व्यक्त करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग रेशियो कहेंगे। अभी इसमें देखिए बहुत से बात है, जीपी रेशियो अब निकालते हैं, तो जीपी रेशियो बराबर बताएंगे क्या होता है,
ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल गुने 100। नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होगा? नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल गुने 100। समझ में आ रहा है? करंट रेशियो बराबर क्या होगा? करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो बराबर क्या होगा? लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब्लिक सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय जो है क्या हो जाएगा आपको? एवरेज स्टॉक। समझ में आ रहा है? एक्सपेंसेस रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? एक्सपेंस बाय नेट सेल इनटू 100। इसी तरह अगर हम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोई भी रेशियो निकालेंगे तो ये सब अकाउंटिंग रेशियो से जुड़ा हुआ है, जो कि आप अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में पढ़े हैं। बहुत कुछ क्लियर होगा आपको, सारे ऑप्शन का बताए हैं सारा रेशियो सब। अगला जो आपका क्वेश्चन एक बन रहा है अभी, वो क्या है? बीईपी, समविच्छेद बिंदु क्या है? तो समविच्छेद बिंदु क्या है? देखिए, समविच्छेद बिंदु जो है वो व्यापार का जो है बिक्री का वह रकम है जहां पर कि व्यापारी उस रकम को प्राप्त कर लेने पर व्यापारी को न कोई प्रॉफिट होगा न कोई लॉस होगा। समझे? बीईपी क्या है? बिक्री का वह रकम है जितना व्यापारी उसको प्राप्त कर ले, मतलब उस वस्तु को बेच ले, तो बेचने के बाद वह जो है न कोई उसको लॉस होगा न कोई प्रॉफिट होगा। ठीक है? तो बीईपी बराबर समझ रहे हैं? इसको जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस भी कहते हैं। बिजनेस में ये बहुत बड़ी बात है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर अगर हम लोग पहुंच गए हैं तो बहुत बड़ा बात होता है। जब कोई उद्योग धंधा लगाते हैं तो उद्योग धंधा के लिए जमीन खरीदिए, फिर उसका जो है उसको वहाँ बिल्डिंग बनाइए, इसी में साल 2 साल गुजर जाता है। फिर कोई प्रोडक्ट को जो है आप तैयार कर रहे हैं, उसमें 3 साल, तीसरे साल चौथे साल में जाकर प्रोडक्ट मार्केट में आ पाता है। और फिर बहुत दिन तक तो स्टार्टिंग बीईपी पर पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई व्यापार बीईपी पर पहुंच जाता है, मतलब ये होता है कि अब वो व्यापार जिंदा हो गया। समझा? अब जैसे कि आप मान लो कि 9 महीना बच्चा को माँ पेट में रखता है, वो बड़ा हुआ बच्चा, उसको पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जॉब, बैंक, रेलवे में कब जब वो जॉब कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई प्राइवेट सेक्टर में जो अच्छा सा पैसा कमाने लगता है, तो होता है कि अब बच्चा जो है सक्सेस हो गया। उसी तरह कोई व्यापार होता है। जब व्यापार को मान लीजिए जन्म देते हैं और वो चालू करते हैं और वो जब प्रॉफिट की ओर चला जाता है, तब समझते हैं कि अब व्यापार चलने लगा। तो बीईपी वही चीज है। बीईपी का मतलब है कि व्यापार में नो प्रॉफिट नो लॉस का होना चाहिए। मतलब बीईपी जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस है। ठीक है? तो समविच्छेद बिंदु क्लियर है। अब इसको हम लोग जो है तालिका पर भी बता सकते हैं, रेखा चित्र पर भी बता सकते हैं। एक फॉर एग्जांपल के लिए आपके बुक में भी एग्जांपल है आपको कि फिक्स कॉस्ट जो है आपका 30,000 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको 3 रुपया है, सेल पर यूनिट आपका 6 रुपया है। तो बीईपी यूनिट बराबर निकाल लिया है कि फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन बराबर हो गया सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेल पर यूनिट 6 रुपया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपया, तो 6 माइनस 3 बराबर 3 रुपया हो गया। फिर आगे उसको क्या किया है? 30,000 बटा 3 करके 10,000 यूनिट निकाल लिया है। और बीईपी सेल बराबर क्या हुआ? बीईपी यूनिट इंटू सेल पर यूनिट। तो बीईपी यूनिट आपका 10,000 है और उसको सेल पर यूनिट जो 6 रुपया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60,000 रुपया बीईपी सेल होगा। मतलब क्या? 60,000 रुपया अगर व्यापारी सेल कर लेता है तो बीईपी पर पहुंच जाता है। अगर 60,000 से कम का सेल है तो लॉस में चल रहा है। 60,000 से ऊपर का जब सेल होगा तो प्रॉफिट में चलने लगेगा। समझ गए? क्लियर है? अब इसको हम जो है एक टेबल बना के बता सकते हैं, एगो रेखा चित्र बना के इसको अच्छा से और समझा सकते हैं। बीपी को समझ में आ रहा है? बीपी को समझना बहुत बड़ी बात है। बीपी जो आदमी व्यापारी समझता है वो उसी हिसाब से खर्चा करता है, क्योंकि उससे बीपी तक अगर सेल नहीं पहुंचा है मतलब वो व्यापारी लॉस में है, इसलिए उसको बीपी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो आज का तीनों क्वेश्चन का छोटा छोटा समझा दिए हैं। आगे कुछ क्वेश्चन और इसी तरह हम वीडियो बनाएंगे। ये 12 के लिए है। थैंक यू।